जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि डिटरमिन किस तरह करें मटीरियलिटी को ऑडिट में। तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और ये जो है उसमें मैंने बहुत बेसिक जो है वो चीज़ों को बताया था, लेकिन इसमें हम थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि जो है फर्म्स में जो है ऑडिट मटेरियलिटी हम किस तरह डिटरमिन करते हैं, और क्लाइंट टू क्लाइंट ये किस तरह वेरी करती है। तो आज के हमारे जो वीडियो है उसमें हम ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे कि सबसे पहले हमारा आ जाता है कि बेंचमार्क जो है हमने कौन सा सेलेक्ट करना है मटीरियलिटी के लिए। देन हमारा टॉपिक होगा कि बेंचमार्क अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो उस बेंचमार्क पे फिर हमने परसेंटेज कितनी लेनी है मटीरियलिटी की फॉर ओवरऑल मटीरियलिटी। तो इस तरह हमारी जो है ओवरऑल मटीरियलिटी जो है हम डिटरमिन करेंगे। एंड देन जो है हम परफॉर्मेंस मटीरियलिटी किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं क्लाइंट टू क्लाइंट, वो किस तरह वेरी करती है। और देन जो है लास्ट में हमारा आ जाता है तो क्लियरली ट्रिवियल या टॉलरेबल में स्टेटमेंट एंड जो है लेवल, इसको हम कह सकते हैं फर्म टू फर्म ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो वो हमारे पास आ जाता है कि वो हम उसकी परसेंटेज किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, इसमें हम जो है एंड पे ये भी करेंगे कि ये टॉपिक्स हम इसको एक दफ़ा देख के, इसको पढ़ के, फिर किसी एक कंपनी की जो है हम मटीरियलिटी खुद इस वीडियो में डिटरमिन भी कर लेंगे। तो उससे हमें जो है थोड़ा बेटर आइडिया हो जाएगा कि हम जो है कोई भी क्लाइंट हो ऑडिट क्लाइंट, तो उसकी हम मटीरियलिटी किस तरह जो है वो डिटरमिन करेंगे ऑडिट में। ठीक है, तो चलें आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, सेलेक्टिंग बेंचमार्क। बेंचमार्क में हमारे पास जो है अब डिफरेंट टाइप्स हैं एंटिटीज़ के लिए कि वो किस किस्म की एंट्री हो, तो उसके लिए हम कौन सा बेंचमार्क जो है वो सूटेबल रहेगा। तो उसमें हमारे पास पहले आ जाता है इनकम बेस्ड एंटिटी। अगर कोई इनकम बेस्ड एंटिटी हो जिसका जो है मतलब काम ही ज़्यादा फोकस ही यूज़र्स का जो है वो इनकम को जनरेट करने का हो, तो उसमें हम जो है वो रेवेन्यू को जो है हम बेंचमार्क ले सकते हैं। ठीक है, जो हमें स्टैंडर्ड जो है ISO 320 हमें रिकमेंड करता है कि उसमें हम बेंचमार्क वो परसेंटेज ले सकते हैं 0.5 से 3% तक। ठीक है, देन हमारे पास प्रॉफिट बेस्ड एंटिटी आ जाती है जिसमें जो है वो यूज़र्स का जो है ज़्यादा जो फोकस होता है या मैनेजमेंट का जो टारगेट होता है वो प्रॉफिट को जनरेट करने का ज़्यादा होता है उनका। तो उसमें हम जो है बेंचमार्क ले सकते हैं अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन हमारे पास आ जाता है एसिड बेस्ड एंटिटी। अगर जिस एंटिटी में एसिड जो हैं उस पे ज़्यादा फोकस हो, जैसे बस कोई फॉर एग्जांपल कंपनी है जिसका काम ही जो है वो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स में, तो उसका जो है ज़्यादा फोकस उनके यूज़र्स का वो एसेट पर होगा। तो उसके लिए हम जो है वो बेंचमार्क अब ले सकते हैं अपना टोटल एसेट्स भी ले सकते हैं और नेट एसेट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल एसेट्स लें तो वो वेरी करते हैं 1% टू 2% तक, और अगर हम नेट एसेट्स लेते हैं तो वो 2% टू 5% तक ले सकते हैं हम उसकी परसेंटेज। देन हमारे पास इन्वेस्टमेंट बेस्ड एंटिटी आ जाती है, जैसे ये भी एसेट बेस्ड एंटिटी की ही तरह है कि इन्वेस्टमेंट जिसका काम हो एसेट इन्वेस्टमेंट या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का काम हो, तो उसमें हम जो है वो लेना चाहिए हमें बेंचमार्क वही सेम टोटल एसेट या नेट एसेट्स। ठीक है, तो वो 1% टू 2% एग्जैक्टली एसेट बेस्ड एंटिटी की तरह ही इसकी परसेंटेजेस भी वेरी करती हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट बेस्ड एंटिटी, जैसे एन पी ओज़ होती हैं, एन जी ओज़ होती हैं। तो उसमें हमारे पास जो है यूज़र्स का ज़्यादा जो फोकस होता है वो एसेट्स पर नहीं होता, वो होता है एक्सपेंडिचर पे, कि एनजीओज़ ने जो है वो कितना एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर किया ड्यूरिंग द ईयर, या ग्रॉस इनकम पे। ग्रॉस इनकम इनकी क्या होती है कि डोनेशंस होती हैं, तो उस पर भी जो है यूज़र्स का ज़्यादा फोकस होता है कि डोनेशंस कितनी रिसीव हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, और वही डोनेशन ये फिर आगे एक्सपेंस आउट करते हैं, तो इसीलिए हमारा एक्सपेंडिचर भी जो है हम उसमें ले सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास वो परसेंटेज है 0.5% टू 3% तक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बेंचमार्क का आइडिया हो गया होगा कि कैसे हमने बेंचमार्क सेलेक्ट करनी है। इसको हम आगे वीडियो में डिटेल भी जो है हम किसी कंपनी के अगर वो निकालेंगे अभी परसेंटेज ओवरऑल मैच्योरिटी परफॉर्मेंस मैच्योरिटी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम जो है किस तरह हम बेंचमार्क उसका सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं अपने परसेंटेज पर कि परसेंटेज हमने बेंचमार्क एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया तो परसेंटेज फिर हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे जो 0.5% टू 3% है, फिर 3% टू 10% है। तो इसमें हमें कौन सी परसेंटेज लेनी चाहिए, 0.5 लेनी चाहिए, 3% लेनी चाहिए, मिड लेवल में कोई लेनी चाहिए, तो वो अभी हम आगे वीडियो में अभी डिस्कस करते हैं। ये है हमारा स्लाइड डिटरमिन परसेंटेज ऑफ मटेरियलिटी कि हम इन फैक्टर्स को जो है वो कंसिडर करके हम अपनी परसेंटेज जो है वो डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इससे किससे हमारी जो है वो परसेंटेज वेरी कर सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पब्लिक इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पब्लिक इंटरेस्ट हमने देखना है, अगर प्राइवेट एंटिटी है तो उसमें जो है वो जैसे यूजुअल है कि वो पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं होता, प्राइवेट एंटिटी होती है, तो उसमें हम जो है इसको फिर हम लो रेंज हायर रेंज पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमने बेंचमार्क लिया हुआ है ये इनकम बेस्ड एंटिटी और इसमें हमारे पास परसेंटेज की जो रेंज है वो 0.5% टू 3% है, तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो इसमें हम जो है 3% की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमने जो है वो करना है। इसको आगे मैं डिटेल में आपको वीडियो में बताऊंगा भी कि कैसे हमने जो है ये परसेंटेजेस लेनी होती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि भाई हाइयर रेंज की तरफ जाना है या लोअर रेंज की तरफ जाना है। तो पब्लिक इंटरेस्ट अगर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो हाई जो है रेट हमने लेना है, सॉरी लो रेंज पे जाना है। अगर हाई इंटरेस्ट है तो हमने लो रेंज पे जाना है, 0.5% पर रहना है। और अगर कम इंटरेस्ट है पब्लिक का, इतना नहीं है, तो वो हम हाइयर रेंज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब ये है क्यों पब्लिक इंटरेस्ट, इसकी रीज़न ये है कि जो है वो अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट है तो कंपनी मैनेजमेंट की ज़्यादा कोशिश होगी कि वो जो है वो मैनिपुलेशन करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और जो है वो पब्लिक के लिए अच्छा जो है वो प्रॉफिट या रेवेन्यू जो है वो दिखाए। तो इसीलिए इसमें रिस्क हमारे पास ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर हाई इंटरेस्ट है तो हमने लो रेंज की तरफ जाना है परसेंटेजेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। अगर कंपनी को कोई ओनर्स के अलावा जो है कोई एक्सटर्नल प्रोवाइडर है फाइनेंस का, फॉर एग्जांपल किसी बैंक ने लोन दिया हुआ है या किसी और थर्ड पार्टी ने दिया हुआ है लोन, तो इस तरह का अगर है कोई तो उसमें भी हमने जो है वो लोअर रेंज की तरफ जाना है। और अगर इस तरह कोई नहीं है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर नहीं है फाइनेंस वाला, कोई किसी से लोन शोन नहीं लिया हुआ, तो हम फिर उसमें हाइयर रेंज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ। अच्छा, इसकी भी जो रीज़न है वो भी सेम पब्लिक इंटरेस्ट की तरह है कि अगर एक्सटर्नल प्रोवाइडर है तो वो इसका मतलब है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो भी है बैंक है तो वो भी देखेगा, तो उसको भी जो है हम अच्छे प्रॉफिट और रेवेन्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमारे पास रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, तो इसी रीज़न से हमें फिर लोअर रेंज की तरफ जाना होता है अगर हाई इंटरेस्ट है। देन हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर्स एंड द एंटिटी, कि अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई हैं ओनर्स और एंटिटी के दरमियान, इस तरह की हिस्ट्री है अगर कंपनी में है तो उसमें भी हमने फिर अगर हाई ट्रांजैक्शन है तो लोअर रेंज की तरफ जाना है। ठीक है, इसमें हमारा रिस्क क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हाई हिस्ट्री ज़्यादा रही है, इसका मतलब एक तो रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हैं, उसका रिस्क हो सकता है हमारे पास कि वो जो है प्रॉपर्ली ये डिस्क्लोज़ ना करें, तो इसीलिए हमारे पास रिस्क इसमें ज़्यादा होता है अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई हुई है। दूसरा इसका जो है हम ये भी रिस्क वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो है वो प्रॉफिट फॉर एग्जांपल कंपनी का आया है, वो ओनर्स ने जो है वो डिविडेंड के थ्रू या ड्राइंग्स के थ्रू जो है वो निकाल लिया है, तो वो उसमें टैक्स अवॉइड करने के लिए अक्सर ये ओनर्स इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। तो वो कभी कैपिटल उसमें इंजेक्ट कर दिया अपना टैक्स बचाने के लिए, फिर कंपनी का टैक्स बचाने के लिए फॉर एग्जांपल वहाँ से जो है ड्राइंग्स वगैरह कर ली, तो वो जो है इससे हमारे उस चीज़ का भी रिस्क ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसीलिए हमने फिर अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो उसमें रिस्क जो है वो फ्रॉड वगैरह या टैक्स अवॉइडेंस का जो है वो ज़्यादा है, तो उसमें हमने फिर लोअर रेंज की तरफ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ओनर्स इन्वॉल्वमेंट इन डेली ऑपरेशन के। ओनर की इन्वॉल्वमेंट हमने देखनी है, जो भी ओनर है कंपनी का उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है डेली ऑपरेशन में। अगर वो सारी फाइनेंशियल वो खुद ही बना रहा है और जो है वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व है ज़्यादा, तो उसमें भी हमारे पास ज़्यादा जो है वो रिस्क होता है और उसमें फिर हमने लोअर रेंज की तरफ जाना है। ठीक है, लोअर इंटरेस्ट रेंज की तरफ जाना है कि अगर इस तरह की वो क्योंकि मैनिपुलेशन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है उसमें,
तो वो जो है हमारे लिए फिर रिस्की है, तो इसीलिए हमने लोअर रेंज की तरफ जाना है। और अगर ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम हायर रेंज की तरफ जा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उसने कोई और स्टाफ हायर किया हुआ है, डायरेक्टर्स हैं प्रॉपर, वो देख रहे हैं, तो इसमें हम मैनिपुलेशन का जो है हमारे पास रिस्क उतना नहीं होता, इसीलिए फिर हम इसमें हायर रेंज की तरफ जा सकते हैं। लास्ट हमारे पास ये है कि नॉलेज ऑफ ऑडिट क्लाइंट। ये हमने कंसिडर करना है कि हमारी नॉलेज कितनी ऑडिट क्लाइंट की, कि अगर न्यू क्लाइंट है तो हम फिर लोअर रेंज की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसकी हमारे पास नॉलेज नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें उसका आइडिया इतना नहीं है, तो इसीलिए हम फिर ज़्यादा रिस्क उसको कंसिडर करते हैं, रिस्की क्लाइंट, और इसीलिए हम फिर लोअर रेंज की तरफ जाएंगे। और अगर ओल्ड क्लाइंट है जिसमें हमें पता है कि मिस स्टेटमेंट वगैरह इतनी फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं होती और ज़्यादा हमें जो है नॉलेज है एंटिटी की, तो उसमें हम फिर हायर रेंज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास रिस्क जो है वो इतना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको परसेंटेज कैसे हमने डिटरमिन करनी है इसको मैं आगे वीडियो में आपको फर्दर भी एक्सप्लेन करूँगा। एक कंपनी की जो है हम ये परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में आइडिया हो जाएगा कि किस तरह करना है। तो बाकी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हम परसेंटेज आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए हमने कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर करने हैं। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमने कंसिडर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने चाहते हैं परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी कि हम जो है परसेंटेज किस तरह हमने डिटरमिन करनी है। तो उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसको हमने कंसिडर करना है और इसके अकॉर्डिंग हमने परसेंटेज जो है वो निकालनी है परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी के लिए। जैसे हमने ओवरऑल मैटेरियलिटी के लिए परसेंटेज इसमें हमने डिटरमिन की है, तो इसी तरह हम इसमें भी जो है ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसको कंसिडर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी की परसेंटेज आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी के, वो कितने कम्प्लेक्स उसके ऑपरेशंस हैं। तो अगर ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, लार्ज साइज़ क्लाइंट है, तो उसमें हम लोअर रेंज की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसमें रिस्क के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें लोअर रेंज की तरफ रहना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड सैम्पलिंग प्रोसीजर, कि हमने जो है प्लानिंग के टाइम पे हमने जो है प्लानिंग स्टेज पर हमने हमारा क्या प्लान है सैम्पलिंग प्रोसीजर के, क्या हमने ज़्यादा अगर सैम्पलिंग की तरफ जाना है तो इसका मतलब है कि जो है हम ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो उसमें हम जो है लोअर रेंज की तरफ जाएंगे। इसमें हमारी कोशिश फिर यही होगी कि लोअर रेंज हम उसकी मटेरियलिटी की अगर हम लोअर रेंज रखेंगे तो वो हमें ज़्यादा जो है वो सैंपल निकाल के देगा। ठीक है, जो भी हमारी सैम्पलिंग के टूल्स होंगे तो वो उससे हम ज़्यादा सैंपल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे, तो इसीलिए हम लोअर रेंज की तरफ जाएंगे। तो ये अगर हमारी प्लानिंग के टाइम पे हम ये कह रहे हैं कि हमारी सैम्पलिंग जो है हम ज़्यादा उस पर रिलाई करेंगे, ज़्यादा सैम्पलिंग हमारा प्लान है, तो उसमें हम फिर लोअर रेंज की तरफ जाएंगे। और अगर हमारा जो है वो सैम्पलिंग प्रोसीजर पे इतना वो ना हो, शुरू में हमने इतना जो है वो प्लान किया हो कि हमने ज़्यादा सैम्पलिंग नहीं करनी, बल्कि हमने मैक्सिमम चीज़ें देखनी है और TOCs करने हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और बाकी जो है रिकैलकुलेशंस जिसमें हम 100% चीज़ों को देख रहे होंगे, तो उस केस में हम फिर हायर रेंज रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंट्रोल डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड, कि हमने प्लानिंग स्टेज पर फॉर एग्जांपल हमने कोई कंट्रोल्स जो हैं कंपनी में, जो भी कंट्रोल्स हैं उसमें अगर ज़्यादा डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई की हैं, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल रिस्क ज़्यादा है, तो उस केस में भी हमने फिर लोअर रेंज की तरफ जाना है, हमने लोअर जो परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। और अगर लो डेफिशिएंसीज हैं तो हायर रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ट्रांजैक्शंस या बैलेंसेस सब्जेक्ट टू एस्टिमेशंस, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी कौन सी जो हैं ट्रांजैक्शंस हैं या बैलेंसेस हैं जो एस्टिमेट्स पर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमारे पास जो फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन बेसिस हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जो है रेजिडुअल इनकम हम लेते हैं, रेजिडुअल वैल्यू सॉरी लेते हैं, वो हमारा एस्टिमेट्स होता है। फिर यूज़फुल लाइफ वो एक एस्टिमेट होता है। तो अगर इस तरह की एस्टिमेट्स फाइनेंशियल में ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस केस में भी हमने फिर लोअर रेंज की तरफ जाना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स को टेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि एस्टिमेट्स जो हैं उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, उसकी जो है वो ऑडिटर को भी जो है एस्टिमेट्स ख़ुद अपनी एस्टिमेशन करनी होती हैं, और मैनेजमेंट की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट होती हैं, तो उस केस में जो है मैनिपुलेशन का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट मैनिपुलेशन के लिए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसे एस्टिमेट यूज़ करें जो जिससे उनके फाइनेंशियल जो हैं वो
अच्छे दिखें यूज़र्स को, लेकिन एक्चुअल में उस तरह की एस्टिमेट्स वो ठीक ना हो, तो इसीलिए हमने फिर लोअर रेंज सेलेक्ट करनी है अगर हायर एस्टिमेट्स हैं। और अगर इतने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतने एस्टिमेट्स यूज़ नहीं हुए हुए, तो उस केस में फिर हम हायर रेंज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पर मैनेजमेंट ओवरऑल एटीट्यूड टूवर्ड आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क एडजस्टमेंट। अच्छा, ये हमारे पास्ट प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल ओल्ड क्लाइंट है और उसकी जो है हमने पास्ट एक्सपीरियंस हमारा ऐसा हो ऑडिटर का कि उसने जो है वो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की और मैनेजमेंट को बताई, और मैनेजमेंट का एटीट्यूड उसके अगेंस्ट क्या है। अगर मैनेजमेंट उसको ठीक कर रहा है तो जो भी मिस स्टेटमेंट्स हम आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं तो उसको जो है वो ठीक कर रहा है, और जो है वो भी जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंग ठीक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो है वो विलिंग है में स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए। उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस हमारे पास फिर कम हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर हम उसमें लोअर रेंज की तरफ जा सकते हैं, ये सॉरी हायर रेंज की तरफ जा सकते हैं अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है। और अगर नेगेटिव एटीट्यूड है, अगर वो हम स्टेटमेंट हमने पास्ट एक्सपीरियंस में कोई ऐसी आइडेंटिफाई की और मैनेजमेंट ने उसको ठीक करने से इनकार किया हो, तो इसका मतलब है कि उसका एटीट्यूड जो टूवर्ड्स रिस्क और एडजस्टमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, और वो उसको ठीक नहीं करना चाह रही, वो उसमें मैनिपुलेशन के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें हमने फिर लोअर रेंज की तरफ जाना है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है एक्सपेक्टेड और नॉन स्टेटमेंट के। ये भी उसी तरह पास्ट एक्सपीरियंस और फॉर एग्जांपल प्लानिंग स्टेज पे जो है जिस टाइम हम पर मटेरियलिटी डिटरमिन कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें लग रहा हो कि मिस स्टेटमेंट इसमें कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो अगर ज़्यादा मिस स्टेटमेंट के चांसेस हो तो उसमें हम लोअर रेंज की तरफ जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सैम्पल्स को टेस्ट करें और उसमें हम फिर आइडेंटिफाई करें कि मिस स्टेटमेंट्स हैं कितनी। और अगर इतने एक्सपेक्टेड कोई नहीं है इस तरह के हमारे में स्टेटमेंट प्लानिंग स्टेज पर या पास्ट एक्सपीरियंस है, तो उसमें हम हायर रेंज की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी जो है हम फर्दर वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हम किसी की भी कंपनी की परफॉर्मेंस मेट्रिसिटी इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको अभी तक समझ आ गई होगी वीडियो में कि परफॉर्मेंस मेट्रिसिटी में हमने ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमने कंसिडर करने हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमने परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं क्लियरली ट्रिवियल लेवल, वो जो है सिटी लेवल इसको हम कह सकते हैं, या टोल लेवल भी कह सकते हैं कि इसमें जो है वो उतना हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं अपना ऑडिटर्स, जो जिस तक हम जो है कोई भी फॉर एग्जांपल मिस स्टेटमेंट हों तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है मतलब ट्रिवियल लेवल नेचर की जो है हम एक अमाउंट या परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके अगेंस्ट फिर हम देखते हैं कि अगर मिस स्टेटमेंट इस के से कम है तो हम फिर उसको इग्नोर कर लेते हैं, और अगर मिस स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल इससे ज़्यादा है तो वो हम जो है फिर अपने उसकी इम्पैक्ट देखते हैं अपना ऑडिट ओपिनियन के अगेंस्ट। ठीक है, उसको हम एग्रीगेट करते हैं, अगर वो हमारा ओवरऑल मेटीरियलिटी से एक्सीड कर जाए तो उसमें हम आपको आइडिया होगा कि क्वालिफायर में ओपिनियन फिर देते हैं, एडवर्स ओपिनियन जो है वो देते हैं ऑडिटर्स। तो वो जो है ये हमारे पास ये एक बेंचमार्क होता है, अगर इससे बेंचमार्क से हमारी जो मिस स्टेटमेंट है वो अगर कम है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इधर तक समझ आ गई होगी कि कौन कौन सी जो हैं फैक्टर जो है हमने कंसिडर करने हैं, बेंचमार्क हमने कैसे सेलेक्ट करना है किसी भी ऑडिट क्लाइंट का। तो इसके लिए अभी चलते हैं एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि ये जैसे मैंने इधर एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने गूगल से निकाली है। ये है हमारे पास एनुअल रिपोर्ट मरी पेट्रोलियम की। ठीक है, ये आप भी जो है वो गूगल पे वो निकाल सकते हैं, देख सकते हैं इसको इंटरनेट पर। तो एनुअल रिपोर्ट ये इसमें हम चलते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर सीधा, और वहाँ पर हम जो हैं इसको फिर जो फैक्टर्स हमने अभी देखे हैं उन फैक्टर्स को वन बाय वन हम कंसिडर करेंगे, और अपनी परसेंटेज जो है हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर इस माड़ी पेट्रोलियम का अगर हम फॉर एग्जांपल ऑडिट करें तो इसमें हम फिर परसेंटेज क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर ओवरऑल मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के लिए भी। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपनी सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ,
वो आप एंड पे आप आएंगे तो हमें ये जैसे ऑडिट रिपोर्ट है हमारी पेट्रोलियम की, ठीक है, ये PwC ने जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू की है। और इसके बाद हमारे पास सीधा आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड क्या हमारे पास जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2024, ठीक है। ये हमारे पास जो है उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गई और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है और ये हमारे पास साथ ही स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो चलें इसको देखते हैं अभी कि इसकी जो है हम मटेरियलिटी किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी पेट्रोलियम लिमिटेड, इसमें हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में कि ये एक प्रॉफिट बेस्ड एंटिटी है। इसका जो है मतलब कोई लॉसेस नहीं है, अगर लॉसेस होते तो इसमें हम फिर जो है ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ भी जा सकते थे, वो हमारा बेंचमार्क ले सकते थे, या हम जो है वो रेवेन्यू की तरफ भी जा सकते थे, वो उसको भी बेंचमार्क ले सकते थे। लेकिन क्योंकि इसके प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 77 मिलियन के, तो इसमें हम जो हैं इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक प्रॉफिट बेस्ड एंटिटी है। प्रॉफिट बेस्ड एंटिटी के लिए हमारे पास परसेंटेजेस जो है रेंज है वो 3% टू 10% तक है, ठीक है। इसका हम लिख लेते हैं 3% टू जो है 10% जो है हमारी रेंज है, ठीक है। और ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 110 बिलियन का। ये देखें आप, जैसे हमारे पास ये अमाउंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन की, तो ये मैंने जो है अपने बेंचमार्क के लिए ये ले लिया कि ये हमारा बेंचमार्क है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमने जो फैक्टर्स उधर हमारे पास हमने जो कंसिडर किए ये सारे वो फैक्टर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि हमने परसेंटेज कैसे हमने कैलकुलेट करनी है। 3% से 10% तक की हमारे पास रेंज है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पब्लिक इंटरेस्ट। अब क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक के भी इसमें जो है वो शेयर्स हैं, उन्होंने भी जो है वो स्टॉक्स में इसमें वो किया होगा, और इसीलिए जो है लिस्टेड कंपनी के लिए वैसे ही पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा ही होता है। तो उसमें हमारे पास जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो उसमें हमने लोअर रेंज की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसमें हम 3% जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल फाइनेंस प्रोवाइडर्स के। ऐसे कोई फाइनेंस प्रोवाइडर हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल लोन शोन दिया हो कंपनी को, तो वो हम फाइनेंशियल पोजीशन में आके देखेंगे। फाइनेंशियल पोजीशन में आप देख सकते हैं लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के नाम से हमारे पास एक और है। अब ये 6 नंबर नोट है, 6 नंबर नोट में जाते हैं और देखते हैं कि 6 नंबर में हमारे पास ये कहाँ से हमने फाइनेंसिंग एंटिटी ने ऑब्टेन की है। ये हमारे पास 6 नंबर नोट है। ये आप जैसे देख सकते हैं इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो है हमने कोई 1 बिलियन का लोन जो है वो लिया इंस्टॉलेशन पर, और वो जो है वो ग्रेस पीरियड और रीपेमेंट्स और वो 25% के मार्जिन पर है। ये आप सारा पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल प्रोवाइडर भी है लोन का, तो वो भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होगा, इसीलिए रिस्क हमारे पास मैनिपुलेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो ज़्यादा है इस क्लाइंट में। तो इसमें भी हमने फिर लोअर रेंज की तरफ ही जाना है। इसमें मैं 3% को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन ओनर्स एंड एंटिटी। ऐसे कोई हिस्ट्री है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करते हैं, उसमें भी हम देख सकते हैं कि ऐसी कोई पास्ट में हिस्ट्री रही है। दूसरा हम जो है वो इनके चेंजेस इन इक्विटी में भी देख सकते हैं कि कोई ऐसे वो तो नहीं है ड्राइंग्स या जो है और कोई डिविडेंड्स हमारे पास हैं, इंटरनल डिविडेंड भी हैं, फाइनल डिविडेंड भी हैं। तो इसका जो है ओनर्स के साथ ही है, क्योंकि डिविडेंड जो है वो हमारे ओनर्स को ही मिला हुआ है। तो इसमें भी हम जो है रेंज अपनी सेट कर सकते हैं 3%, या आप अगर चाहें तो इसको मिड रेंज में भी रख सकते हैं, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा वो नहीं है डिविडेंड जो है वैसे नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज़ में तो वैसे ही जो है वो हम दे रही होती हैं कंपनीज़। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है और उसमें अगर ड्राइंग्स और कैपिटल इंजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो उसमें भी हम 3% तक जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है तो उसमें हम फिर 10% रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑनर्स इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। ऑनर्स इन्वॉल्वमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑनर्स जो है वो डेली ऑपरेशन में कितने इन्वॉल्व है ये हमने देखने। तो इसमें क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, शुरू में आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर जो हैं वो कंपनी को रन करते हैं, और ऑनर्स इसके जो क्योंकि पब्लिक हैं ज़्यादातर, उन्होंने स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट किया हुआ है, वो जो है ख़ुद इन्वॉल्व नहीं है बल्कि डायरेक्टर्स हैं। तो इसमें हम 10% रेंज की तरफ जा सकते हैं।
दूसरा हमारे पास लास्ट में आ जाता है नॉलेज ऑफ क्लाइंट, कि ये हमारा न्यू क्लाइंट है या ओल्ड क्लाइंट। इसको अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा ओल्ड क्लाइंट है, तो इसमें भी हम परसेंटेज रेंज जो है वो 10% कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अभी सारी परसेंटेजेस आ गई हैं, रेंज हमने उसके अकॉर्डिंग देख लिए हैं, सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। इसका भी हम एक निकाल लेते हैं एवरेज, कि एवरेज हमारे पास कितनी जो है परसेंटेज निकलती है। तो ये देख सकते हैं आप 6% जो है हमारे पास एवरेज एक परसेंटेज निकलती है। तो इसको हम अपना कह सकते हैं ओवरऑल मैच्योरिटी, कि ये हमारी ओवरऑल मैच्योरिटी है। ठीक है, ये हमारी ओवरऑल मैच्योरिटी जो है हमने कैलकुलेट कर लिया, कि अगर हम हमारी पेट्रोलियम का अगर ऑडिट करें तो ये हमारी ओवरऑल मैच्योरिटी होगी। ठीक है, अब इससे कोई मिसस्टेटमेंट एक्सीड करती है तो जो है हमारा ऑडिट ओपिनियन उससे वो इम्पैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे ऑडिट ओपिनियन पर। ठीक है, इसके साथ ही हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस मैच्योरिटी को। अब इसमें मैंने एक रेंज रखी हुई है 30% टू 80%। ये जो है डिफरेंट फॉर्म टू फॉर्म वेरी कर सकती है। कोई जो है 40 टू 90% भी रख सकता है, या 50 टू 95% भी रख सकता है। तो वो टोटली डिपेंड करती हैं फर्म के प्रैक्टिसेस पर। लेकिन अभी के लिए मैंने इसको रेंज जो है वो 30% टू 80% तक की जो है वो सिलेक्ट की हुई है, कि इसके बीच में हमने कैलकुलेट करनी है अपनी परफॉर्मेंस मैच्योरिटी। तो इसमें हम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ जाता है। कम्प्लेक्सिटी क्योंकि जो है लार्ज साइज़ है, और जो है इसमें फाइनेंसेस भी हैं, डेफर्ड लायबिलिटीज़ भी हैं, इनकम टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स भी है, फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो इस तरह की जो है कम्प्लेक्स चीज़ें ज़्यादा हैं। प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एक्सप्लोरेशन ये देखें तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की, तो इसकी हम जो है कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रहा कह सकते हैं कि है। तो इसमें भी हम फिर लोअर रेंज की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ प्लान प्रोसीजर। इसको एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारी जो है मतलब नॉर्मली कोई प्लान्ड सैम्पलिंग प्रोसीजर है, इतने हमारे जो है हमने अभी तक प्लान नहीं किया हुआ सैम्पलिंग प्रोसीजर, तो वो हम एज्यूमिंग 50% हम मिड रेंज पे रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल डेफिशिएंसीज, के हमने कोई प्लानिंग स्टेज पर ऐसी कोई डेफिशिएंसीज जो है वो आइडेंटिफाई की हैं, तो इसको भी एज्यूम कर लेते कि जो है ऐसी इतनी कोई ख़ास जो है वो नहीं थी डेफिशिएंसीज। तो इसमें मैं अपनी उसके अकॉर्डिंग जो है मैं 70% इसको दे देता हूँ, कि 70%। मैक्सिमम 80% भी नहीं जा रहे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि भाई 100% एक्यूरेट जो है वो कंट्रोल्स हैं भी नहीं, थोड़ी बहुत डेफिशिएंसीज हैं, तो इसीलिए 70% ठीक है, हायर रेंज की तरफ ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बैलेंसेस सब्जेक्ट टू एस्टिमेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें एस्टिमेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है, तो एस्टिमेट्स इसमें भी होंगे, रेजिडुअल वैल्यू और यूज़फुल लाइफ ली होगी, इन्होंने एस्टिमेट्स लिए होंगे। दैन हमारे पास जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बाकी डेफर्ड इनकम टैक्स, इसमें भी हम एस्टिमेट्स ही ले रहे होते हैं। स्टोर एंड स्पेयर्स में हमारे पास प्रोविजंस आ रही होती हैं फॉर ऑब्सोल्यूट स्टॉक या ट्रेड डेट्स हैं, इसमें हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो हैं एस्टिमेशन जो हैं वो हम इसमें कह सकते हैं कि ज़्यादा है, तो उसमें हम फिर ले लेते हैं बिल्कुल लोअर रेंज। ठीक है, 30%। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट एटीट्यूड के, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका स्टेटमेंट या एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, या कैसा एटीट्यूड है, इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है। कोई भी मिसस्टेटमेंट होती है तो वो उसको एक्यूरेट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें भी हम 80% रख लेते हैं, एज्यूमिंग जो है मैनेजमेंट जो है उसका एटीट्यूड वो पॉजिटिव है। लास्ट में हमारे पास एक्सपेक्टेड और नॉन में स्टेटमेंट है, कि अगर इस तरह प्लानिंग स्टेज पर कोई हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी है, तो इसको भी हम मिड रेंज पे रख लेते हैं, कि एक्सपेक्टेशन है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो 60% जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास परसेंटेजेस आ गई हैं, इसका भी हम एवरेज ले लेते हैं कि एवरेज हमारी क्या परसेंटेज निकलती है, तो ये भी निकलती है 53%। ठीक है, तो ओवरऑल मैच्योरिटी का इसका मतलब है कि 53% जो है हमारी परफॉर्मेंस मैच्योरिटी कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो ये अभी हम अपने ऑडिट में इसको परफॉर्मेंस मैच्योरिटी ले सकते हैं। लास्ट में हमारे पास क्लियरली ट्रिवियल लेवल आ जाता है, ये भी हम
वैसे परसेंटेज जो है वो डिपेंड करती हैं, वेरी करती हैं फर्म टू फर्म, डिफरेंट फर्म में डिफरेंट इसकी वो होती हैं, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम फर्म्स में जो है वो 5 to 10% तक की रेंज होती है। 5% to 10% हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं कि भाई हमने 5% लेना है या 10%, तो वो ज़्यादा हमारे डिपेंड करते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड और नॉन मिसस्टेटमेंट की तरफ अगर हमें, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, क्लियरली ट्रिवियल वो लेवल होता है कि जिससे अगर हमारी मिसस्टेटमेंट कम है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो वो हमने इग्नोर नहीं करनी। अब एक्सपेक्टेड है हमारी प्लानिंग स्टेज पर, हम कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मिस स्टेटमेंट ज़्यादा होगी। अब अगर ज़्यादा मिस स्टेटमेंट होगी तो इस तरह हमारे प्लानिंग स्टेज पर हमारी एक्सपेक्टेशन है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब कि मिस स्टेटमेंट बाद में ज़्यादा होंगी, और अगर ज़्यादा होंगी तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हमने कंसिडर करना है। तो इसीलिए हम फिर फॉर एग्जांपल उसके लिए ले लेते हैं 5% सीधा, ठीक है। एज्यूमिंग कि हमारे जो हैं वो मिस स्टेटमेंट, एज्यूमिंग दैट हायर मिस स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो जो है हम ओवरऑल मैच्योरिटी का ही 5% हमारा आ जाता है। ये हमारा क्लियरली ट्रिवियल। अब अगर ये इस अमाउंट से कोई स्टेटमेंट जो है वो कम है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस अमाउंट से जो है वो एक्सीड कर रही है तो वो हमने एग्रीगेट करने, और एग्रीगेट करके फिर हमने एंड पे उसका इम्पैक्ट देखना है अपना ऑडिट ओपिनियन पे, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर ली है कि ओवरऑल मैच्योरिटी हमने किस तरह कैलकुलेट करनी है, परफॉर्मेंस मैच्योरिटी किस तरह कैलकुलेट करनी है, और क्लियरली ट्रिवियल। उम्मीद है आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।